हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम डे 8 के GS2 के इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने वाले हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो हमने आज टेलीग्राम ग्रुप पे अपने क्वेश्चन शेयर किए थे वो आप लोगों ने आंसर लिखे होंगे और अब टाइम आ चुका है कि आप उन आंसर्स को क्रॉस चेक कर लो। दोस्तों, जो आंसर हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं दे आर इंडिकेटिव आंसर। मैं ये नहीं कहूंगा कि दे आर परफेक्ट आंसर। हम एक मॉडल आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि देखो एप्रोप्रिएट आंसर ये हो सकता है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने उससे भी अच्छा आंसर लिखा है तो वेल डन। ठीक है, तो आप लोगों से मैं कहूंगा कि पूरी वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। और यहाँ पर जो आंसर राइटिंग हम आपको करवा रहे हैं वो बेस्ड है ऑन 3 स्टेप फॉर्मूला ऑफ आंसर राइटिंग। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग का जो एक दिन है यहाँ पर हम GS2 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इट इज फ्रॉम द टॉपिक पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। GS2 पेपर 5 यूनिट 1 सब यूनिट 2 का एक टॉपिक है। देखो, मैं आपको सिलेबस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हम जब तैयारी करते हैं तो हम बाद में जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, मींस में हम टॉपिक्स को कवर करना शुरू करते हैं और वहां पर हमें परेशानी होती है कि यार अब इसके आंसर कहाँ पे लिखें, इसके क्वेश्चन कहाँ से ढूंढें। तो आप लोगों को प्रॉपर एक फाइल मिल रही है जहां पर आप लोगों के साथ सिलेबस से मैपिंग करी जा रही है। तो आप लोग जो तैयारी करेंगे बाद में तो आपको बहुत उससे फायदा मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्डनिंग पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि प्रीलिम्स में तो बहुत बार पूछा गया है कि विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द पार्डनिंग पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है क्योंकि प्रेसिडेंट एक ऐसा टॉपिक है, इमरजेंसी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मेंस में लगातार 4 मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है, या फिर आपसे जुडिशियल पावर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों से पार्डनिंग पावर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर हमारा पहला स्टेप क्या होता है आंसर राइटिंग का, कि हमें की वर्ड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो पहला है व्हाट, डायरेक्टिव क्या है व्हाट। तो व्हाट का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपको सीधी सीधी पावर्स मेंशन कर देनी है, डिस्कस नहीं है और एक्सप्लेन एग्जामिन नहीं है, एक्सप्लेन नहीं है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सीधा आपसे पूछे कि व्हाट आर दी पावर्स और आपको वही पावर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देनी है। फिर है पार्डनिंग पावर्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि यहाँ पर आप कोई पार्डनिंग पावर मिस ना करो। कोशिश करो कि जो 5 पार्डनिंग पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट साहब को दी गई है वो पांचों की पांचों आप मेंशन कर दो। ठीक है, एंड लास्ट है इंडियन प्रेसिडेंट कीवर्ड। तो ये तो आप लोगों को सेल्फ क्लियर है। तो यहाँ पर अब इसका आंसर हम लिखना शुरू करेंगे। दोस्तों, लिमिट है इस क्वेश्चन के आंसर लिखने की, आप अगर चाहो तो जितना मर्जी बड़ा आंसर लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आपको 60 वर्ड में ही अपने सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बच्चा पूरा लिख सकते हैं। देखो, आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर प्रेजेंट करी गई है। दे आर एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशियल पावर नहीं है, वो कोर्ट ऑफ अपील की तरह नहीं बैठते हैं। तो ये सब बातें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे व्यू पॉइंट नहीं मांगा गया है, आपसे सीधी सीधी पार्डनिंग पावर पूछी गई है। तो आप बताइए कि आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट विद द पार्डनिंग पावर्स व्हिच इंक्लूड्स द फॉलोइंग। क्योंकि आपसे सीधा वर्ड पूछा था तो आपने सीधा मुद्दे की बात ही करनी, क्योंकि क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ठीक है, सबसे पहली पार्डनिंग पावर क्या है, पार्डन। पार्डन का मतलब क्या है कि एक पूरे आदमी को जो एक पूरा जो आदमी है जिसको सेंटेंस मिली है, ठीक है, जिसको कन्विक्ट माना गया है, उसको सजा मुक्त भी कर देंगे और उसको दोष मुक्त भी कर देंगे। मतलब उसको कंप्लीटली एब्सॉर्ब कर देंगे फ्रॉम द सेंटेंस एज वेल एज द कन्विक्शन, और वो फ्री है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्डनिंग पावर होती है इंडियन प्रेसिडेंट की। और याद रखिए कि डेथ को पार्डन करने की पावर सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रेसिडेंट के पास होती है, इवन इफ द डेथ पेनल्टी इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट लॉ। ठीक है, सेकेंड पावर है कॉम्यूटेशन। अब देखो, जहां पर आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एग्जांपल देने की जरूरत है तो आप लोग 1 लाइनर एग्जांपल प्रेजेंट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन को आपके और एनरिच करता है। ठीक है, सिर्फ कंटेंट लिखना एक बात है, एक अच्छा बच्चा कंटेंट लिखेगा, लेकिन उसके साथ जो बहुत अच्छा बच्चा है जो अपने क्वेश्चन में हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स और लेना चाहता है तो वो एग्जाम्पल पक्का प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन क्या होती है कि आप सब्स्टिट्यूट करते हैं एक हार्श इंप्रिजनमेंट को विद अ लाइटर इंप्रिजनमेंट। मतलब पीरियड सेम रहता है कि अगर मान लो 12 साल की रिगरस इंप्रिजनमेंट है तो आपको अब 12 साल की सिंपल इंप्रिजनमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो पीरियड है वो सेम है, 12 यहाँ पर भी है और 12 यहाँ पर भी है। तो इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। ठीक है, फिर आता है रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है कि जो टाइप ऑफ पनिशमेंट है, जो नेचर ऑफ पनिशमेंट है वो सेम रहता है, लेकिन पीरियड आपका रिड्यूस कर जाता है कि अगर 12 साल की रिगरस इंप्रिजनमेंट है तो उसको आप 10 साल का कर देंगे। ठीक है, इट इज सब्स्टिट्यूटेड टू 10 ईयर रिगरस इंप्रिजनमेंट। फिर आता है रिस्पाइट। देखिए, अगर मान लो कोई ऐसा कन्विक्ट है जहां पर प्रेग्नेंट लेडी है या फिर कोई दिव्यांग है या फिर कोई और स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, एक मदर हैं जिन्होंने 5 बच्चों को लाइवलीहुड उनका संभालना है, तो अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है तो उनको जब सजा मिलेगी तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट साहब के पास जब मर्सी पिटीशन जाएगी
तो वो उसकी स्पेशल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उसको थोड़ी सी सजा से राहत दे सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिस्पाइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द रिप्रीव। और यहाँ पर निर्भया मर्डर केस के जो कन्विक्ट हैं वो बहुत ही फेमस एग्जांपल है। यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग प्रेसिडेंट से मर्सी पिटिशन आप देते हो, तो वहां पर आपका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि मुझे थोड़ी टेम्पररी रिस्पाइट दे दो, ठीक है, मुझे थोड़ा सा आप टाइम दे दो ताकि मैं जो बाकी मेरे ऑप्शंस हैं सजा मुक्त होने के उनको ट्राई कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपने पांचों की पांचों पार्डनिंग पावर मेंशन करनी है, ज्यादा उधर उधर नहीं आने की। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्डनिंग पावर। तो आपके दिमाग में बार बार क्वेश्चन घूमना चाहिए ताकि आप इस क्वेश्चन की बाउंड्री में रहकर ही आंसर लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं इतना लिख के अपनी बाकी नॉलेज जो मैंने पढ़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल्स बनाए हैं रिगार्डिंग पार्डनिंग पावर उनको भी मेंशन कर देता हूं, तो कंट्रोल करिए, आपके पास लिमिटेड टाइम है और 27 क्वेश्चन और भी होंगे इस क्वेश्चन के अलावा जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर का क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल ऑफ कैबिनेट कमेटीज इन द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स इन इंडिया। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, क्योंकि ये एक लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट जब पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि थोड़े से हम लेस इंपॉर्टेंट मानते हैं और पेपर में दिख जाएं तो हमारा एकदम सडन मोरल जो है डाउन हो जाता है। हमें लगता है कि यार ये तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पढ़ा था, मैंने तो मनी बिल पढ़ा था, मैंने तो प्रेसिडेंट की पावर पढ़ी थी, स्पीकर की पावर पढ़ी थी, ये क्या आ गया। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को टैकल करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि आप इनको एक एवरेज लेवल पर अटेम्प्ट कर दो। इनको बेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि 28 के 28 क्वेश्चन अगर कोई बच्चा बेस्ट अटेम्प्ट करने की सोच रहा है तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन डाउटफुल है। आप बहुत ज्यादा हाई सोच रहे हो। कोशिश क्या करनी है कि एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आपके अच्छे हों, बेस्ट हों, और 8 क्वेश्चन ऐसे हों जो एवरेज तो पक्का ही हों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैबिनेट कमेटी का जो क्वेश्चन है ये आपको सरप्राइज नहीं करेगा, बाकी सभी बच्चों को सरप्राइज करने वाला है जितने भी मेंस लिखेंगे। तो वहां पर पेशेंस रखना है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन याद है कैबिनेट कमेटी के रिगार्डिंग उनको एक बार दोबारा से अपने माइंड में रीऑर्गेनाइज करना है और फिर अपना आंसर लिखना है। देखिए यहाँ पर कैबिनेट कमेटी आपसे पूछी है रोल ऑफ कैबिनेट कमेटी, और क्या क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ कैबिनेट कमेटी। तो यहाँ पर डिस्कस का मतलब क्या है कि आपको व्यू पॉइंट जनरेट कर रहे हैं, आपको अपने अपने व्यूज देने की कौन कौन से रोल वो प्ले कर सकती हैं। तो पहले तो आप कैबिनेट कमेटीज के बारे में बता दो कि ये होती क्या है। सबसे सिंपल इंट्रोडक्शन यही होगा और सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन भी यही माना जाएगा, क्योंकि जनरली जब हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का आंसर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल एनएचआरसी का अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है तो आप सबसे पहले उसका नेचर बताओगे कि वो किस टाइप की बॉडी है और ये आपके पास एक रूम है मैन्यूवरिंग का, ठीक है, तो उसको यूज करिए। तो कैबिनेट कमेटी क्या है, दे आर बेसिकली एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि दे आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, उनको आउट ऑफ द बॉक्स बनाया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। तो दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज। क्यों बनाई गई हैं, क्योंकि जो कैबिनेट का काम है वो बहुत ज्यादा है और उस काम को थोड़ा सा शेयर करने के लिए, उस काम को थोड़ा इजी बनाने के लिए और उस काम को थोड़ा एफिशिएंट बनाने के लिए हमने कैबिनेट कमेटीज का प्रोविजन दिया है। ये बनाई गई हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल। देयर नंबर एंड कंपोजिशन वेरीज बेस्ड ऑन द नीड। तो यहाँ पर आपने इनका नॉन परमानेंट नेचर भी बता दिया है। दोस्तों आप समझ रहे हो मेरी बात को। देखिए अगेन मैं ऐसा कोई कंटेंट नहीं आपको बता रहा हूँ जो आपने नहीं पढ़ा है। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि देखो ये आपको स्पेशल बुक पढ़नी है और इसको ही आपको यूज करना है। यहाँ पर जो हमने लक्ष्मीकांत में पढ़ा है या फिर एनसीईआरटी में पढ़ा है या फिर करंट अफेयर्स में पढ़ा है, हम उसी को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने बता दिया कि कैबिनेट कमेटीज का नेचर क्या है और दे आर स्लाइटली नॉन परमानेंट इन नेचर, ठीक है। आपने देखा कि जब मोदी गवर्नमेंट आती है तो जो नंबर ऑफ कैबिनेट कमेटीज है उनको काफी रिड्यूस कर दिया जाता है। पहले वो 6 हो जाती हैं 2019 तक, उसके बाद 2 कमेटीज और बढ़ाई जाती हैं। तो ये आपने मेंशन किया। तो रोल ऑफ कैबिनेट कमेटी क्या है, पहली बात तो मैनेज करती है वर्कलोड। कैबिनेट का वर्कलोड बहुत ज्यादा है, उसको शेड करती है थोड़ा सा, और जो डिसीजन है उनके ऊपर पहले ही एक मैनूवरिंग हो जाती है, पहले ही डिस्कशन हो जाती है और उसके बाद कैबिनेट के लिए काफी आसान हो जाता है उस डिसीजन को फाइनलाइज करना। देन डिटेल्ड एग्जामिनेशन। अगर मान लो कोई ऐसा फंक्शन है जहां पर आपको लगता है कि यार इस पे हमें और थोड़ी डेलिब्रेशन करनी चाहिए, तो वहां पर कैबिनेट कमेटीज आती हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती हैं, जैसे अपॉइंटमेंट कमेटी, ऑल हायर अपॉइंटमेंट, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, पॉलिसी मैटर, पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी, जितने भी पार्लियामेंट के बिजनेस हैं गवर्नमेंट के उनको हैंडल करती है, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी जो कोऑर्डिनेशन है इकोनॉमिक स्फीयर में गवर्नमेंट के ऑर्गन्स का उनको मैनेज करती है। देन सेविंग ऑफ टाइम। दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैबिनेट के पास बहुत सारे काम हैं, तो वहां पर कैबिनेट कमेटी ऑलरेडी डिस्कशन करके सिर्फ जो मेन मुद्दे हैं उनको ही सामने रखती है, जो भी आपके मेंबर्स होते हैं कि आप लोग बस इसी पे डिसीजन ले लो। देन एक्सपेक्टेड इंटर मिनिस्ट्री डिसीजन। अब कैबिनेट कमेटी की अगर आप कंपोजिशन याद करो थोड़ा सा, तो यहाँ पर वो मिनिस्टर भी होता है जो उस कैबिनेट कमेटी के मिनिस्ट्री का हिस्सा होता है, उसके अलावा जो और सीनियर मिनिस्टर है वो भी उसका पार्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप इंटर मिनिस्ट्री कॉपरेशन देखोगे, ठीक है। असेसिबिलिटी है,
ऑफ एडिशनल रिसोर्सेज की आप यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन भी इंक्लूड कर सकते हो जो कि मिनिस्ट्री का नहीं है, जो कि ब्यूरोक्रेट नहीं है, लेकिन जिसको काफी अच्छी नॉलेज है डिपार्टमेंट्स की। तो अगेन यहाँ पर आप वाइड रेंज ऑफ व्यू पॉइंट्स दे रहे हो। आप बार बार एक ही वर्क लिखोगे, देखो कि मैनेज कर लेते हैं वर्कलोड को आसान कर देते हैं, वर्कलोड एफिशिएंट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे पॉइंट्स रिपीट होंगे। तो कोशिश ये करिए कि आप डिफरेंट व्यू पॉइंट्स दें। अगेन ये डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आप लोगों को पता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि किसी भी बच्चे को ये पॉइंट्स नहीं पता है। जिस भी बच्चे ने एक बार लक्ष्मीकांत की अच्छी रीडिंग कर रखी है, ही नोज या शी नोज दिस पॉइंट्स, लेकिन उनको पेपर में एक बार अपने माइंड में चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनल एंड प्रेशर ग्रुप्स इन द स्टेट, एग्जामिन द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। दोस्तों ये क्वेश्चन अब 20 नंबर में क्यों आ सकता है, क्योंकि प्रेशर ग्रुप्स 2-3 साल से न्यूज में है और हमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं जहां पर कहीं ना कहीं इनका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रोल होता है। और अगेन 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं एनालिटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। हम देखें तो इलेक्टोरल रिफॉर्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, या फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन जो पूछते हैं वहां पर थोड़ी सी थिंकिंग आपकी जनरेट होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया, ताकि आप लोग अगेन एक ऐसे टॉपिक जो कि लेस नोन है और जिसके नोट्स कम मिलते हैं, जो बच्चों को प्रिपेयर करने में डिफिकल्टी होती है, उसको एक क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर लो। तो सबसे पहले अगेन हमारा यहाँ पर काम क्या होगा, हम प्रेशर ग्रुप को डिफाइन करते हैं। दोस्तों दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, और इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, इसको कोई हम नेगेटिव इंप्रेशन भी नहीं मानते कि आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि डेफिनेशन से स्टार्ट करना सबसे अच्छा माना जाता है। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली फॉर प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट। यहाँ पर प्रेशर ग्रुप्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो थीम है वो क्या है कि यहाँ पर वो लोग इकट्ठे होते हैं जिनका किसी पर्टिकुलर काम में कॉमन इंटरेस्ट है, जिनको लगता है कि यार ये सारे हम जो इस एरिया को चाहते हैं हम सारे ऑर्गेनाइज होते हैं और फिर हम गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड्स पेश करते हैं ताकि गवर्नमेंट के ऊपर हम एक प्रेशर क्रिएट कर सके। तो प्रेशर ग्रुप वर्ड 2 चीजों से आया है। एक तो ग्रुप का मतलब क्या है कि वो लोग जिनकी सेम लेवल ऑफ थिंकिंग है या फिर सेम थिंकिंग है, सेम एस्पिरेशंस है, वो लोग ग्रुप बना रहे हैं और प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ऑन दी गवर्नमेंट या फिर अदर स्टेट ऑर्गन, ताकि वो उनके पॉजिटिव तरीके से काम करे। ठीक है, देखिए जब भी हम एक सिविल सर्विसेज डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वहां पर 3 मेजर प्लेयर हमेशा आते हैं। पहला आता है गवर्नमेंट, दूसरा आता है मार्केट, और तीसरी आती है आपके सिविल सोसाइटी या फिर हम सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी या फिर एक कनेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इन तीनों में आपका कहीं ना कहीं प्रेशर ग्रुप्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इन दिस पर्टिकुलर डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स आपसे पूछा है, एग्जामिन पूछा है, तो एग्जामिन में आपको डिटेल में प्रोब करना है, और रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप पूछा है, ये भी कीवर्ड है, और फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी वर्ड आपके आंसर में लिखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे सिर्फ प्रेशर ग्रुप का रोल नहीं पूछा है, इंडियन डेमोक्रेसी में रोल पूछा है। तो किस तरीके से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को अपहोल्ड करते हैं, ये आपका अगर पहला पॉइंट एग्जामिनर को दिख जाता है तो उसको लगेगा कि यार ये बच्चा एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आंसर लिख रहा है। और यही हमारी फीलिंग है। देखिए कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि पेपर में सिर्फ कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, कंटेंट के साथ आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से अपने आंसर्स को दूसरों से हटकर दिखा रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले दे अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पर वो जो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड क्या है, सॉवरेनिटी, की जो रूल ऑफ लॉ है या फिर जो रूल ऑफ गवर्नमेंट है वो फ्लो होना चाहिए फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं एनजीओ क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं लोगों का और पॉलिसी में उनको कहीं ना कहीं लेकर आ रहे हैं क्योंकि वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आपका पहला रूल है। देन कलेक्टिव बार्गेनिंग, यहाँ पर बेसिकली जो लोग जिनका कॉमन इंटरेस्ट है वो डिस्कशन करते हैं, ठीक है, वो अपनी कॉमन टर्म्स डिफाइन करते हैं कि देखो हमें ये कॉमन टर्म्स गवर्नमेंट के आगे पेश करनी है, और इसको हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देन वॉइस टू दी वॉइसलेस, कई बार क्या होता है कि आप लोग कुछ चीज चाह रहे होते हैं, आपको पता भी होता है कि सही है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपके पास स्ट्रेंथ नहीं होती, आपके पास बैकअप नहीं होता है, आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हो। तो जो लोग अच्छी थिंकिंग रखते हैं, जिनके पास अच्छे आइडियाज हैं लेकिन वॉइस नहीं है, बताने का तरीका नहीं है, उनको ये वॉइस प्रोवाइड करते हैं। देन पीपल सेंट्रिक लेजिस्लेशन के लिए पूरा फाइट करते हैं। देन इनकी जो टेक्निक्स हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, इलेक्शनरिंग, लॉबिंग एंड प्रोपेगेंडाइजिंग, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक टेक्निक्स हैं। तो अगेन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी अपहोल्ड कर रहे हैं। सप्लीमेंट पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का आपको एक पीछे ग्रुप देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं इस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को ग्रास रूट लेवल पर प्रमोट करने की कोशिश करता है। जैसे हमें बीजेपी के साथ कुछ स्टूडेंट पार्टीज देखने को मिलती हैं, कांग्रेस के साथ कुछ स्टूडेंट पार्टी देखने को मिलती हैं, जैसे कुछ सेक्शन जैसे भारतीय किसान संघ, ठीक है, ये अगेन पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। फिर एक और फायदा क्या है दोस्तों प्रेशर ग्रुप का, कि यंग लीडरशिप को चैनलाइज करते हैं, डेवलप करते हैं। अगेन डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। देन इंटेंसिव फोकस, किसी पर्टिकुलर एरिया पे काफी फोकस करके काम करते हैं और डेमोक्रेसी को मैच्योर करने में हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों आपने इस क्वेश्चन में एक चीज देखी कि कंटेंट अगेन टफ नहीं है,
आप लोग ये पॉइंट्स जानते हैं, लेकिन उनको प्रेजेंट करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। वही पॉइंट डेमोक्रेसी के साथ रिलेट करके अगर हम बार बार दें अलग अलग तरीके से, तो हम एग्जामिनर को अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करवा पाएंगे। फिर टेक्निक्स कौन कौन सी यूज करते हैं? इलेक्शनरी, यहाँ पर जो आदमी पब्लिक ऑफिस पे सिलेक्ट होने वाला होता है उसको सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 पार्टीज कॉन्टेस्ट कर रही हैं, तो एक प्रेशर ग्रुप, जैसे मान लो कि ट्रेड यूनियन है, तो वो चाहती है कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी आ जाए तो हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट मिलेगा, तो वो उसको सपोर्ट करती है। इलेक्शनरी तरीका है। देन लॉबिंग, कि जो पर्सन पावर में है उसको परसुएट करो अपने रिजल्ट्स के लिए। देन प्रोपेगेंडाइजिंग, यहाँ पर आप पब्लिक ओपिनियन जनरेट करते हो किसी पर्टिकुलर एरिया में गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगेन यहाँ पर कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं जो आप मेंशन करोगे पक्का, और लिमिटेशन आप पक्का मेंशन करोगे। दोस्तों आपको लगेगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोल पूछा गया है प्रेशर ग्रुप्स का, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आपका आंसर तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आप इनकी थोड़ी सी नेगेटिव साइड भी बताओगे, और जब आप एंड में कंक्लूजन दोगे तो आप इन नेगेटिव साइड्स को कहीं ना कहीं दूर करने का एक वे फॉरवर्ड बताओगे। तो कहीं ना कहीं कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड है, नैरो बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा ही लिंक हो जाते हैं कई बार, और एक्सट्रीमिज्म को कई बार प्रमोट करते हैं, और उनका जो नेचर है वो परमानेंट सॉर्ट ऑफ नेचर नहीं है, कहीं ना कहीं एडॉक नेचर है। तो फिर लास्ट में आप इसको समराइज करके कंप्लीट आंसर दोगे और आप बताओगे देखो कुछ रेगुलेशंस होनी चाहिए प्रेशर ग्रुप्स की, अगर हम इनको डीरेगुलेटेड वे में चलने देंगे तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए वो सही नहीं है। आई होप कि आप लोगों ने भी कुछ ऐसे आंसर्स लिखे होंगे। दोस्तों इस लेक्चर का पर्पस आपको एक आंसर दे के चले जाना नहीं है, इस लेक्चर का पर्पस है कि हम कहीं ना कहीं एक डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें हम एक अच्छे आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं। एंड आई होप कि आई एम एबल टू टेल यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोग अपने आंसर्स में भी यूज करेंगे। प्लीज बताइएगा रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।